तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण नियम जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 4 महत्वपूर्ण जो आपके नियम हैं कौन-कौन से हैं? कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, हार्डी-सुल्जे का नियम और हेनरी का नियम। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। आपने भी अपने टीचर जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे सुना होगा कि जो कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम और हार्डी-सुल्जे का नियम, हेनरी का नियम, ये आपके जो नियम हैं ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आपके एग्जाम में हर बार लगभग इनसे 1 से 2 नियम ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। अगर इनकी सीमाएँ और अनुप्रयोग करके पूछेगा तो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, या फिर इनका सीधे अगर पूछ देगा टिप्पणी दीजिए राउल्ट के नियम पे या कोलराउस के नियम पे तो 2 से 3 नंबर में पूछता है। तो इनमें से हम सबसे पहले कोलराउस का नियम देख लेते हैं, उसके बाद सीजर राउल्ट का, हार्डी-सुल्जे का, हेनरी का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोलराउस का नियम देख लेते हैं। आपके क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला ये नियम है। कोलराउस के, राउल्ट के तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो लास्ट में दिया हेनरी का नियम वो भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। वो जो हार्डी-सुल्जे का नियम है वो कभी-कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन वो भी आता ज़रूर है। ये चारों नियम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोलराउस का नियम देख लेते हैं। कोलराउस के नियम में दिया हुआ है कि कोलराउस के नियम के अनुसार सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, या आप ब्लैक पेन से नियम लिखना चाहें तो ब्लैक पेन से लिख देना, और अगर ब्लू पेन से लिखना चाहें तो ब्लू पेन से लिख देना। तो इसमें आपको लिखना है कि अनंत तनुता पर, यानी कि जो आपका बीकर होगी उसकी जो तनुता होगी वो अनंत होगी। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, कोई विद्युत अपघट्य है उस अनंत तनुता पर की मोलर चालकता, यानी कि उसकी मोलर चालकता जो होगी वो विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि कोई एक अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य है, NaCl अपघट्य ले लेते हैं, उसकी मोलर चालकता, NaCl की जो पूरी मोलर चालकता है, यानी कि Na की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता, इसमें उपस्थित धनायनों, अब यहाँ पे धनायन कौन उपस्थित है? Na तथा ऋणायनों, ऋणायन क्या उपस्थित है? Cl। तो धनायनों तथा ऋणायनों इन दोनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो यही आपका कोलराउस का नियम कहलाता है। इसमें आप लिख लेंगे अनंत तनुता पर, तो अनंत के लिए मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिखाया है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो होगी आपकी लैम्डा, अनंत के लिए इनफिनाइट, मोलर चालकता के लिए m, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका है वो NaCl है, विद्युत अपघट्य जो आपका है वो NaCl है, इज इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट मोलर चालकता धनायन और यहाँ पे ऋणायन, इन दोनों के योग के बराबर आपके विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी। तो यही आपका कोलराउस का नियम बोल रहा था। तो इसी तरीके से अगर आप कर देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा नियम होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर इसका अनुप्रयोग पूछे, अनुप्रयोग अगर पर्टिकुलर करके पूछ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा जो पूछ रहा है, वरना इसका एक अनुप्रयोग ये होता है, एक दूसरा अनुप्रयोग होता है। तो हम आपको वियोजन की कोटि ज्ञात करने वाला अनुप्रयोग बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वियोजन की कोटि वाला अनुप्रयोग लिखिए। तो ये हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, इनके अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। यानी कि जो वियोजन की कोटि होती है वो होती है किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो इनका जो अनुपात होता है वही आपका वियोजन की कोटि होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पीछे इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, हम आपको फार्मूला भी दिखा देते हैं। उसके बाद हम राउल्ट का नियम देखेंगे। तो इसका फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम राउल्ट का नियम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वियोजन की कोटि दी हुई है। यहाँ पे वियोजन की कोटि को यहाँ पे अल्फा से दर्शाया गया है। तो वियोजन की कोटि बराबर, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। तो ये आपका वियोजन की कोटि का फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा बराबर, अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से भी नीचे लिख सकते हैं। अल्फा बराबर लैम्डा सी मोलर चालकता, यानी सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर लैम्डा इनफिनाइट मोलर चालकता। तो ये आपकी मोलर चालकताएं हो जाएंगी। ठीक, अब हम इसके बाद ये कोलराउस का नियम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम राउल्ट का नियम देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे राउल्ट का नियम देख लेते हैं, जो का आपका अगला नियम और मोस्ट इंपोर्टेंट नियम दिया हुआ है। कोलराउस का नियम ऊपर देख चुके हैं, राउल्ट का नियम देख लेते हैं। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए,
वाष्पदाब के अपेक्षित अवनमन के लिए राउट का नियम लिखे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको सबसे पहले नियम लिखना होगा, उसका फार्मूला लिखना होगा। फिर आपको अगर टन के लिए पूछ रहा है तो टन विलियन के लिए डैश करके आपको टन विलियन के लिए फार्मूला लिख देना है। उसकी सीमाएं जरूर पूछता है। इस राउल्ट के नियम की सीमाएं 100% आती हैं, तो उसके बाद आपको सीमाएं लिख देनी है। तो सबसे पहले हम राउल्ट के नियम देख लेते हैं। तो नियम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो विलयन दिया, विलयन आपका क्या होता है? विलयन होता है जो विलेय और विलायक से मिलकर बना हो। विलेय आपका क्या होता है? विलेय जो होता है जो विलायक में समाहित हो जाता है। विलायक आपका क्या होता है? जो विलेय को अपने में समाहित कर ले। कहने का तात्पर्य जो शक्कर और पानी का घोल होता है उसमें शक्कर जो है वो विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। विलायक अपने आप में घोल लेता है, तो जो इससे मिलकर बना वो आपका विलयन कहलाता है। तो विलयन आप जान गए। इसके वाष्प दाब यानी कि इसमें जो वाष्प दाब हो रहा है उसका अपेक्षित अवनमन, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होगा उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज। अब विलेय के मोल प्रभाज कह रहा, तो विलेय के मोल प्रभाज को हम यहाँ पे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, यानी कि कैपिटल स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो विलेय के मोल प्रभाज बोलता है तो स्मॉल एन, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को यहाँ पे हमने स्मॉल एन से दर्शाया है, और कुल मोलों की संख्या यानी कि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या आपकी कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे विलेय के यही वाला उतार देंगे और विलायक के लिए कैपिटल एन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, वहां पे फॉर्मूला क्या होता है? विलेय विलेय का मोल प्रभाज अगर पूछता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो विलेय का मोल प्रभाज आपको निकालना है। तो विलेय के लिए यहाँ पे स्मॉल एन लगाया गया है, ये वाला एन लगाया गया, और यहाँ पे विलायक के लिए कैपिटल एन लगाया गया है। ठीक, तो यहाँ अब तक आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब आपको ये फॉर्मूला लिख देना है कि पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। अब यहाँ पे पी नॉट क्या है? पी नॉट जो है आपका शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, और जो पी एस है ये विलयन का वाष्पदाब है। यानी कि विलायक में से जब विलयन घटाया जाएगा तब आपका ये विलेय के मोल प्रभाव जो प्राप्त होगा वो आपका विलेय के मोल प्रभाज के यानी कि एन अपान एन प्लस एन के बराबर होगा। यानी कि ये इससे जो प्राप्त होगा वो आपका इसके बराबर होगा। बटे में आपको शुद्ध विलायक का वाष्पदाब लिख देना, यानी कि पी नॉट लिख देना। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला होता है वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, यानी कि जो वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन है उसका फार्मूला ये है, और जो विलेय के मोल प्रभाज होता है उसका फार्मूला ये होता है। विलेय के लिए यहाँ पे स्मॉल एन लगाया गया है, और यहाँ पे ये जो लिखा गया है कुल मोलों की संख्या, और यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। मोल प्रभाज वाले डिफिनीशन में आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका मोल प्रभाज का फार्मूला हो गया। ठीक, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम देख लेते हैं कि तन विलयन के लिए जब बोलता है तो तन विलयन के लिए क्या होता है, उसके लिए हम देख लेते हैं। इसी फार्मूले का इसमें भी यूज होगा। ठीक, तो तन विलयन के लिए आपको डैश लगा लेना है। अब यहाँ पे n प्लस एन, ये जो n प्लस एन है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये n के बराबर में आ जाएगा। इस साइड ले जाएंगे तो n के बराबर, हम कुछ देर के लिए इसको शून्य मान लेते हैं, और इस तरफ ले जाएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसके बराबर आ गया n प्लस एन के। ठीक, तो यहाँ पे हम इस n को यानी कि छोटे वाले n को हम बड़े वाले n से रिप्लेस करेंगे। यानी मान लेते हैं छोटा वाला जो n है ये बहुत ही छोटा है कैपिटल एन से, ठीक, बड़े वाले एन से। तो हम इसकी जगह पे बड़ा वाला एन यानी कि कैपिटल एन रख लेते हैं। जब कैपिटल एन रखेंगे तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो यहाँ पे हम इस चीज की जगह पे हम कैपिटल एन रख सकते हैं, यानी कि एन बट्टे कैपिटल एन रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो मान है ये कैपिटल एन का भी आपका मान हो गया। तो यहाँ पे हम कैपिटल एन रख सकते हैं। तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बट्टे कैपिटल एन आपका हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका विलेय होता है, ये आपका विलायक होता है। विलेय का मोल प्रभाज होता है, ये विलायक का मोल प्रभाज होता है। तो आपके ये इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे W अपन M। तो ये जो W होता है ये भार होता है। ठीक, W आपका भार होता है और M यहाँ पे अणुभार होता है। स्मॉल दिया हो या फिर कैपिटल दिया हो वो आपका उस पर डिपेंड करेगा जो विलेय और विलायक होंगे। ये आपका विलेय का भार है,
ये आपका विलेय का अणुभार है, ये आपका विलायक का भार है, ये आपका विलायक का अणुभार है। यानी कि कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपन एम और स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपन एम। तो ये आपका विलेय का भार अणुभार है और ये आपका विलायक का भार अणुभार है। ठीक, तो ये फार्मूले आपके होते हैं जब स्मॉल एन के लिए भार और अणुभार निकालते हैं, विलेय का भार और अणुभार, तो आपका डब्ल्यू अपन एम फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। अणुभार और भार वाले जब मोल प्रभाज वाली डिफिनीशन, अणुभार वाली डिफिनीशन, ये सब आपने विलियन चैप्टर में पढ़ी होगी, तो उसमें ये वाले भी फार्मूले आते हैं। ठीक, अब आपको इसको किस तरीके से लिखना है, जब ये m ऊपर जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर चला देगा, तो m अपान डब्ल्यू आपका हो जाएगा, ये पलट जाएगा, नीचे वाला जो होता है वो पलट जाता है। ठीक, तो आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू में कैपिटल एम अपान डब्ल्यू। तो ये आपका मेन फार्मूला निकल के आ जाएगा तनवेलेन के लिए, राउल्ट का नियम जो होगा वो आपका ये निकल के आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि पी नॉट क्या होता है, पी एस क्या होता है। वैसे तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि पी नॉट और पी एस क्या होता है, और डब्ल्यू एम भी जान लेते हैं। तो जो पी नॉट आपका होता है ये शुद्ध विलायक का वाष्प होता है, यानी कि जो ये पी नॉट लगा हुआ है ये विलायक का वाष्प है। ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प। और जो पी एस लगा हुआ है यहाँ पे पी एस, ये विलयन का वाष्प है। विलयन और विलायक में बहुत अंतर होता है, विलयन में विलायक पाया जाता है, ना कि विलायक में विलयन पाया जाएगा। ठीक, जो विलयन आपका होता है इसमें विलायक और विलेय दो पाए जाते हैं। ठीक, और ये विलयन का वाष्प होता है पी एस। जो डब्ल्यू आपका होगा, कोई भी डब्ल्यू, ये वाला मान ले या फिर ये मान ले, वो आपका भार कहलाएगा। ठीक, अगर छोटा वाला मानते हैं तो विलेय का भार कहलाएगा, बड़ा वाला मानते हैं तो विलायक का भार कहलाएगा। जो एम है आपका वो अणुभार कहलाएगा, छोटा वाला मानते हैं तो विलेय का कहलाएगा, बड़ा वाला मानते हैं तो विलायक का कहलाएगा। तो ये आपके राउल्ट का नियम और तनविलियन के लिए हो गया। अब जो राउल्ट के नियम की सीमाएं आपसे एग्जाम में पूछ देता है, तो उसी को देख लेते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। उसके बाद हम आपका अगला नियम देखेंगे, हार्डी-सुलज़े का नियम, यानी कि हार्डी-सुलज़े का नियम क्या होता है उसे देखेंगे। वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है, लेकिन उसके बाद जो हेनरी का नियम होता है वो आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार भी उसके आने के चांसेस रहेंगे। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं, उसके बाद हम हार्डी-सुलज़े और हेनरी के नियम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे राउल्ट के नियम की आपकी सीमाएं दी हुई हैं। पहली सीमा जो यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है कि यह तन विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो विलयन तन होते हैं उन पर लागू होता है। ठीक, जो राउल्ट का नियम होता है वो तन विलयन के पर लागू होता है। पीछे हमने आपको दिखाया हुआ है कि तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या निकल के आता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू में कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, वही आपका तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम होता है। तो इससे जाहिर होता है कि तन विलयन पे राउल्ट का नियम लागू होता है। दूसरी सीमा यहाँ पे दी हुई है आपकी कि यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन पाया जाता है, उन विलयनों पर ये नियम लागू होता है। तीसरा नियम आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि यह अवाष्पशील पदार्थों पर भी लागू होता है, यानी कि जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं उस पर भी राउल्ट का नियम लागू होता है। इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि जो इसका ताप होना चाहिए, यानी कि जो राउल्ट का नियम जब हो रहा है तो उसमें जो ताप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नियत रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो ये आपको 4 सीमाएं लिख देनी है राउल्ट के नियम में। तो आपका पूरा 5 का नंबर का अगर पूछा जाता है तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये पूछेगा तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो आपका 5 ही नंबर में पूछेगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, 1.5 पेज का तक हो जाता है, आपका 2 पेज में भी भर जाएंगे इससे। तो आपका 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप पूरा करके आना, जितना हमने आपको कराया है उतना आप करके आना। अगर शॉर्ट बना सकते हैं तो बना लेना। ठीक, अब हम इसके बाद राउल्ट के नियम के बाद हार्डी-सुलज़े का नियम देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका नियम आखिरी वाला बच जाता है वो हेनरी का नियम, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्डी-सुलज़े का नहीं देखना चाहते तो स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि आप आपको ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा हार्डी-सुलज़े का नियम। हेनरी का नियम थोड़ा
आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसे ज़रूर देख के जाना। तो हार्डी-सुलज़े का नियम हम देख लेते हैं। तो हार्डी-सुलज़े के नियम में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य के किसी आयन पर जितना अधिक आवेश होता है, कहीं-कहीं डेफिनिशन में यहाँ पे लिखा होता है कि जितना अधिक संयोजकता होती है, कहीं-कहीं पे लिखा होता है जितना अधिक आवेश होता है। तो आप आवेश लिखें या फिर संयोजकता लिखें, बात एक ही होती है, ठीक? तो जितना अधिक आवेश होता है वह विपरीत आवेशित कोलाइडी साल का उतनी ही शीघ्रता से स्कंदन कर देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाता है कि कोई विद्युत अपघट्य है, अब उसमें किसी आयन पर जितना अधिक आवेश होगा, यानी कि कोई विद्युत अपघट्य, अभी अभी हमने आपको पीछे राउल्ट के नियम में विद्युत अपघट्य कैसे बताया था, NaCl विद्युत अपघट्य है, ठीक? तो उस पे जो Na का अगर मान अधिक होगा तो वो उसका Cl का शीघ्रता से स्कंदन कर देगा। अगर यहाँ पे Cl का मान ज़्यादा है, आवेश ज़्यादा है, Cl की संयोजकता ज़्यादा है, तो वो सोडियम यानी कि Na की स्कंदन क्षमता Na को जल्दी स्कंदित कर देगा। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि विद्युत अपघट्य के किसी आयन पर जितना अधिक आवेश होगा वह विपरीत आवेशित कोलाइडी साल का उतनी ही शीघ्रता से स्कंदन कर देगा। यहाँ पे कुछ धनायन और ऋणायन आपको दिए हुए हैं। Sn4+, उसे छोटा होगा Al3+, उसे छोटा होगा K+। तो ये आपके धनायन दिए हुए हैं, ये आपके ऋणायन दिए हैं। PO4 3- और उससे छोटा होगा SO4 2-, उसे छोटा होगा Cl-। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे एसेंशियल है, एसेंशियल हो तो Sn जो होगा आपका, इस पर ज्यादा आवेश है तो ये Cl का शीघ्रता से स्कंदन कर देगा। SO4 के दिया हुआ है, PO4 के दिया हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे जो PO4 के दिया हुआ है तो इस पर ज्यादा आवेश है तो ये इसको जल्दी से स्कंदित कर देगा, के को जल्दी से स्कंदित कर देगा। यही कॉन्सेप्ट लगता है, जिस पर आवेश या फिर संयोजकता ज्यादा होगी वह उतनी ही शीघ्रता से उस कोलाइडी साल का विपरीत कोलाइडी साल का उतनी ही शीघ्रता से स्कंदित कर देगा। तो ये आपका छोटा सा हार्डी-सुलज़े का नियम होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं हेनरी का नियम, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आपके एग्जाम में लगभग हर बार आ जाता है। राउल्ट का, कोलराउस का, उनमें से एक जरूर आता है आपके एग्जाम में। हेनरी का तो पक्का ही पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा जाता है तो राउल्ट का और कोलराउस के दोनों नियम आ जाते हैं। तो आप वो दोनों तैयार कर लेना और हेनरी का भी तैयार करना, इसे एक दो बार पढ़ लेना, आपको तैयार हो जाएगा, ठीक? इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य के किसी आयन पर जितना अधिक आवेश होगा वह विपरीत आवेशित कोलाइडी साल का उतनी ही शीघ्रता से स्कंदन कर देगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम हेनरी का नियम देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे हेनरी का नियम दिया हुआ है, सीमाएं दी हुई हैं और इसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 4 नंबर से नीचे नहीं पूछेगा। 3 नंबर का पूछे या फिर 4 नंबर का पूछे, आपके ये 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस नियम को भी हम देख लेते हैं। तो इस नियम में दिया हुआ है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाता है कि हेनरी क्या कहते हैं आपसे कि स्थिर ताप पर, यहाँ पे जो बीकर लिया जाएगा उसका जो ताप रहना चाहिए वो स्थिर रहना चाहिए। उस पर स्थिर ताप पर कोई गैस ली जाएगी, गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि उस गैस को द्रव में विलेय करा जाएगा, मिलाया जाएगा। मिलाने पर जो विलेयता होगी वो गैस के दाब पर, यानी कि पी पर, गैस के दाब यानी कि उस गैस पर जो दाब लगाया जाएगा उसके समानुपाती होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे आपका ये हो जाता है कि जो प्रेशर होगा वो विलेयता के समानुपाती होगा, गैस की द्रव की विलेयता के समानुपाती होगा। तो वही आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, घुली हुई गैस की मात्रा प्रोपोर्शनल टू गैस का दाब, यानी कि गैस का दाब घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। तो यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ना आप सीमाएं और अनुप्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे एक हमने बीकर ले लिया है, उसमें एक विलायक डाला गया है, उस विलायक में हम इस गैस को, O2 गैस को घोल रहे हैं। जब इस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो इसकी जितनी मात्रा इसमें घुलेगी वो मात्रा उस प्रेशर के समानुपाती होगी, यानी कि वो प्रेशर डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा इसमें घुलेगी, ठीक? तो इसका जो ताप रहना चाहिए यानी कि टेम्परेचर रहना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि नियत रहना चाहिए, तभी इसमें हेनरी का नियम सफल हो पाएगा। तो ये आपका हेनरी का नियम हो जाएगा, घुली हुई गैस की मात्रा प्रोपोर्शनल टू गैस का दाब यानी कि प्रेशर। इसको पी से दर्शाते हैं। यहाँ पे गैस की मात्रा जितनी घुलेगी वो लिख लेना, ठीक? अब
तो हेनरी की सीमाएं हम देख लेते हैं कि हेनरी के नियम में कौन कौन सी सीमाएं दी हुई हैं। तो हेनरी के नियम में आपकी सीमा दी हुई है, पहली सीमा जो दी हुई है वो दी हुई है यह तन विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो हेनरी का नियम होता है वो तन विलयन पर लागू होता है। दूसरी सीमा यहाँ पे आपकी दी हुई है कि यह निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, यानी कि इसमें जो दाब लगना चाहिए वो निम्न लगना चाहिए, ताप उच्च रहना चाहिए, लेकिन स्थिर ताप रहना चाहिए। इसमें ताप कितना भी उच्च रहे लेकिन स्थिर ताप रहना चाहिए, ये आपका हेनरी का नियम बोलता है। तीसरा आपकी सीमा यहाँ पे दी हुई है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। तभी जब विलायक से क्रिया नहीं करेंगी तभी तो उस पर प्रेशर लगाया जाएगा। अगर विलायक से क्रिया कर लेती हैं तो उस गैस को डालते ही विलायक से क्रिया हो जाएगी, तो प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो हेनरी का नियम वहां काम ही नहीं करता। सीधी सी बात है। तो ये नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक, तो ये आपको 3 सीमाएं लिख देनी है। उसके बाद जो आपको अनुप्रयोग लिखने हैं वो देख लीजिए आप। तो अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग लिखना होगा कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में इसका हेनरी का नियम प्रयोग होता है। जो गोताखोरों द्वारा सांस ली जाती है उस पर भी प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक, और शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, यानी कि रेफ्रिजरेटर जैसे स्थानों में जो शीतल पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें भी हेनरी का नियम लगता है। फेफड़ों की क्रियाविधि में, यानी कि जो फेफड़ों में क्रियाविधि होती है उसमें भी हेनरी का नियम लगता है। और चौथा अनुप्रयोग आपका दिया हुआ है कि पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, यानी कि जो पहाड़ों पर पर्वतारोही होते हैं उनके द्वारा जो सांस ली जाती है उस पर भी आपका हेनरी का नियम कार्य करता है, क्योंकि वहां गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। कोई भी आप ऑक्सीजन गैस होगी जो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसमें जो विलेयता होगी गैस, उस द्रव में विलेयता, तो वो गैस के दाब के समानुपाती ही होगी। ठीक, तो ये आपकी हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग हो जाएंगे। 3 से 4 नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप अच्छे से कर देंगे। तो आपका कोलराउस का नियम भी हो गया, राउल्ट का नियम भी हो गया, हार्डी-सुलजे का नियम भी हो गया, और ये आपका हेनरी का नियम हो गया। तो हमने 4 नियम आपको पढ़ा दिए। चारों में से तो जो कोलराउस और राउल्ट का है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको भी पता होगा। ये हेनरी का नियम भी आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछ दिया जाता है। अगर ये नहीं आता है तो उन दोनों में से दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो ये चारों नियम को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार आपको बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली बार हमने बताया था तो आ भी गए थे, तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।